डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो पहला चैप्टर है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, इसके बारे में देखेंगे। इसमें जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे: रदरफोर्ड स्कैटरिंग, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस यानी नाभिक के कौन कौन से घटक होते हैं, न्यूक्लियर साइज, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंटम, quadrupole moments of nucleus, parity, isospin, classification of nucleus, mass defects and binding energy, packing fractions, mass spectrograph, double focusing mass spectrograph and doublet methods of mass spectroscopy। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं ये फर्स्ट यूनिट में जो चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस है इसमें सारे ये कवर होंगे। आइए वन बाय वन इन टॉपिक्स को हम इन लेक्चर सीरीज के द्वारा यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग की। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए थे। सबसे पहले जे थॉमसन ने अपना प्लम पुडिंग मॉडल दिया और उसमें यह चीज़ उन्होंने बताई कि जो हमारे पास में एटम्स हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने एक अपने प्लम पुडिंग आधार के ऊपर दिया, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो हमारे पास में न्यूक्लियस है यानी जो पॉजिटिव चार्ज है, एटम एक पॉजिटिव चार्ज के रूप में स्फेरिकल होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग जगह पर एम्बेडेड होते हैं। इन चीज़ों को इलेक्ट्रॉन्स का और ये स्फेरिकल जो हमारे पास में पूरा जो स्फेयर था इसको जे थॉमसन ने इसे पॉजिटिव चार्ज के नाम से डिफाइन किया था। लेकिन समय समय पर किए गए इन्वेंशंस के आधार पर जो हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस आए थे, उन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर कि जो मॉडल्स पहले दिए जा चुके थे ये डिस्कार्ड होते चले गए। रदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स का एक प्रोमिनेंट एक्सपेरिमेंट माना जाता है, इसमें रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल बीम को गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड करवाया था और बम्बार्डमेंट के बाद में वे अल्फा पार्टिकल्स जो इस गोल्ड फॉइल से स्कैटर्ड हुए उनका उन्होंने स्टडी किया और स्टडी करके जो ऑब्जर्वेशंस थे वो ऑब्जर्वेशंस उन्होंने क्या ऑब्जर्व किए कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो इस गोल्ड फॉइल से सीधे पार हो जाते हैं, यानी कि बिना स्कैटरिंग किए वो इस गोल्ड फॉइल से पार हो जाते हैं। अर्थात जो स्कैटरिंग एंगल था ऐसे अल्फा पार्टिकल्स का वो शून्य था। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने ऐसे ऑब्जर्व किए जिनका जो स्कैटरिंग एंगल था वो 90 डिग्री से कम था। इनकी जो संख्या थी वो फर्स्ट वाले केस के मुकाबले कम थी। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने ऐसे भी ऑब्जर्व किए कि उनका जो स्कैटरिंग एंगल था वो 90 डिग्री से ज़्यादा था। हालांकि ऐसे अल्फा पार्टिकल्स की संख्या ऊपर के दोनों केस के कंपैरिजन में बहुत ही नेग्लिजिबल थी। अब इन तीन तरह के जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किए, तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने इन तीनों ऑब्जर्वेशंस जो आए उनको थॉमसन के परमाणु मॉडल के द्वारा ही समझाने की चेष्टा की। लेकिन थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसके अनुसार यदि हम थॉमसन मॉडल को लेकर के अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट कराते हैं तो ऐसी स्थिति में थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसके द्वारा अल्फा पार्टिकल्स का जो प्रकीर्णन कोण होगा, स्कैटर्ड एंगल होना चाहिए, वो 10 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था।
लेकिन जो रदरफोर्ड के जो हमारे पास में ऑब्जर्वेशंस थे उसमें अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग एंगल था 0 से 180 डिग्री तक का था। इसका मतलब इस जे थॉमसन मॉडल को हम के द्वारा हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग को नहीं समझा सकते। तो ऐसी स्थिति में रदरफोर्ड ने परमाणु स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए एक नया मॉडल अपना प्रस्तुत किया जिसको कि हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। इसमें उन्होंने कुछ अजम्पशंस मानी थी। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल को डिफाइन करने के लिए कुछ अजम्पशंस ली थी और वो अजम्पशंस क्या क्या थी। पहली अजम्पशंस तो उन्होंने ये मानी कि परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश है, देखिए परमाणु के अंदर दो चीज़ें थी, धनावेश और ऋणावेश। ऋणावेश के रूप में जो डिफाइन हुआ बाद में इलेक्ट्रॉन डिफाइन हुआ। तो जो पूरा का पूरा धनावेश था, रदरफोर्ड ने ये माना कि वो परमाणु के अंदर एक छोटे से स्थान पर केंद्रित होता है सारा का सारा धनावेश, और उस छोटे से स्थान को हम नाभिक कहते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी अजम्पशन माना इसके अंदर कि नाभिक में परमाणु का लगभग 99% द्रव्यमान जो है वो इसी नाभिक के अंदर स्थित होता है। परमाणु का ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर बड़े आयतन में वितरित होते हैं, जैसे कि इस फिगर के द्वारा यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ये हमारे पास में रदरफोर्ड का स्कैटरिंग मॉडल था। अब इस रदरफोर्ड के मॉडल के द्वारा अल्फा कणों के प्रकीर्णन की किस प्रकार से व्याख्या की जा सकती है, आइए हम इसे समझते हैं। अल्फा कण और अल्फा कणों के प्रकीर्णन की व्याख्या के से पहले हम अगेन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट पर जाते हैं, जिसमें रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को स्वर्ण जो गोल्ड फॉइल थी, स्वर्ण पन्नी जो थी, उस पन्नी पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाया था। तो अल्फा पार्टिकल और गोल्ड फॉइल में उपस्थित जो गोल्ड के एटम्स थे उनके मध्य क्या हो रही है, स्कैटरिंग हो रही है। तो ये स्कैटरिंग किस वजह से हो रही है, तो उसके लिए ये माना गया कि ये जो स्कैटरिंग है अल्फा कण और गोल्ड फॉइल के एटम के अंदर उपस्थित जो न्यूक्लियस है इनके मध्य स्थिर विद्युत अन्योन्य क्रिया का ही परिणाम है। यानी कि दोनों के बीच में क्या लग रहा है, कूलम फोर्स लग रहा है। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है और गोल्ड फॉइल का जो न्यूक्लियस है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। तो दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, ठीक है, वो प्रकीर्णन के लिए उत्तरदायी होगा। इसी प्रकार इसमें दूसरा जंक्शन ये भी ले लिया गया था कि चूंकि गोल्ड फॉइल का जो एटॉमिक मास है वो अल्फा पार्टिकल की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो इस स्कैटरिंग प्रोसेस के अंदर जो गोल्ड एटम था या गोल्ड का जो न्यूक्लियस है उसको पूरा स्थिर माना गया। केवल मूवेबल पार्टिकल हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, अल्फा पार्टिकल रहेगा। तो अब हम इसको फिगर के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारे पास में गोल्ड फॉइल यानी जो गोल्ड पार्टिकल है, और गोल्ड पार्टिकल के लिए हमने अभी एटॉमिक नंबर प्रिसाइजली डिफाइन नहीं किया है, केवल कैपिटल जेड से इसको डिफाइन किया है, ठीक है। तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, +ZE के बराबर हो जाएगा गोल्ड न्यूक्लियस के ऊपर। ये अल्फा पार्टिकल जिसके ऊपर 2E पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पॉइंट M पर हम ये मान लेते हैं कि एक आपका गोल्ड पार्टिकल रखा हुआ है। एक अल्फा पार्टिकल इनफाइनाइट से यानी पॉइंट P से इस बिंदु इस गोल्ड पार्टिकल की तो और क्या हो रहा है, अग्रसर हो रहा है, गतिशील हो रहा है। तो यदि यह मान लें कि हमारे पास में ये गोल्ड पार्टिकल नहीं है, तो उस स्थिति में ये अल्फा पार्टिकल क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट चला जाएगा, क्योंकि इसका कोई इंट्रैक्शन नहीं हो रहा। यानी अल्फा पार्टिकल का पाथ क्या होना चाहिए, POB होना चाहिए, ठीक है। अब इस POB पाथ पर पॉइंट M से यदि हम एक परपेंडिकुलर लंबाई डाल दें, लंब लें, तो ये MB जो डिस्टेंस है ये हमारी कहलाती है संघटन प्राचाल। अल्फा पार्टिकल का संघटन प्राचाल कहलाएगा। अब चूंकि यहाँ पर अल्फा पार्टिकल यहाँ पर आपका गोल्ड पार्टिकल उपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में अल्फा पार्टिकल जब अनंत पर है, दूरी पर है,
तो उनके बीच में कोई इंटरेक्शन फोर्स नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे ये नज़दीक आएगा तो क्या होगा, इनके बीच की दूरी कम होने लगेगी और इनके बीच में जो कूलाम फोर्स है F इक्वल्स टू K Q1 Q2/r², यानी कि R की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इस प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इस प्रतिकर्षण बल का मान जब ज़्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में ये अल्फा पार्टिकल अपने पथ से क्या होगा, विचलित होना प्रारंभ कर देगा। और जब वैसे ही विचलित होना प्रारंभ कर देता है तो इसका पाथ धीरे धीरे कैसा होगा, इस तरीके से टर्न होना चालू हो जाएगा। इस पॉइंट पर विचलन क्या होगा, अधिकतम होगा। और जब इस पॉइंट पर विचलन अधिकतम है तो ये इस ओर मुड़ना प्रारंभ कर देगा और कण का पथ कैसा हो जाएगा, PAR के अनुदिश हो जाएगा, यानी एक अति परवलय का निर्माण करेगा। और इस अति परवलय का शीर्ष क्या होगा, M के सम्मुख बिंदु A होगा। ठीक है, अब यहां पर ये तो हमारे पास में इसका ये पथ हो गया, अल्फा गोल्ड फॉइल के उपस्थिति में अल्फा पार्टिकल का पथ। अब स्कैटरिंग एंगल BOR, देखिए ये हमारे पास में क्या है, कण की अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग से पहले की दिशा, और स्कैटरिंग होने के पश्चात दिशा ये हो गई। तो ये वाला जो एंगल हुआ, ये वाला जो एंगल हुआ, ये एंगल हमारा क्या कहलाएगा, प्रकीर्णन कोण कहलाएगा। ये प्रकीर्णन कोण कहलाएगा। और इस प्रकीर्णन कोण को हम किससे डिफाइन कर रहे हैं, थीटा से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये जो स्कैटरिंग हुई है इसको हम परफेक्टली इलास्टिक लें, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इलास्टिक स्कैटरिंग में आपके मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन दोनों ही रूल्स क्या होंगे, फॉलो होंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं संवेग संरक्षण सिद्धांत की। संवेग संरक्षण सिद्धांत का अभिप्राय क्या हुआ कि हर पॉइंट के ऊपर जो भी हमारा स्कैटरिंग का पाथ है उस पर क्या होना चाहिए, संवेग समान होना चाहिए। तो हम कोई से दो बिंदु ले लेते हैं, कौन कौन सा, एक बिंदु P ले लेते हैं, एक बिंदु A ले लेते हैं सुविधा के लिए। तो बिंदु P पर संवेग का मान किसके बराबर होना चाहिए, बिंदु A पर संवेग के मान के बराबर। बिंदु P पर संवेग की वैल्यू कितनी होगी, बिंदु P पर संवेग कितना होगा, m हमारे पास में क्या है, अल्फा पार्टिकल का मास हो गया। ये संवेग कौन सा होगा हमारे पास में, कोणीय संवेग होगा, mv0b इंटू और इक्वल्स टू बिंदु A पर जो संवेग होगा वो कितना होगा, m इंटू v, क्योंकि यहाँ A बिंदु पर हमने इसका वेलोसिटी क्या मान लिया, यहाँ पर v मान लिया है। जबकि अनंत पर जब ये स्टार्ट कर रहा है उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी ले ली थी हमने, v0 के बराबर ले ली थी। इस बिंदु पर वेलोसिटी किसके बराबर है, v के बराबर है। तो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम तो क्या हो गया इसका, mv, और mv की बिंदु m यानी गोल्ड पार्टिकल से लंबवत दूरी किसकी है, ma, और इस डिस्टेंस को हम किसके बराबर मान लें, x के बराबर ले लेते हैं। ये वाली डिस्टेंस हमारे पास में किसके बराबर है, x के बराबर है। ठीक है, तो अब हमारे पास में बिंदु P पर संवेग की वैल्यू mv0b इक्वल्स टू mv इंटू ma, दैट इज, और ma किसके बराबर है, x के बराबर है। इक्वेशन एक किसके बराबर आ जाती है, mv0b इक्वल्स टू mvx। ठीक है, अब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगा देते हैं। ऊर्जा संरक्षण वही वाली बात आ जाती है हमारे पास में, बिंदु P पर कुल ऊर्जा और बिंदु A पर कुल ऊर्जा का मान निकाल लेते हैं। तो बिंदु P पर कुल ऊर्जा किसके बराबर होगी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल आपका कैसा है, मूवेबल है, जिसकी वेलोसिटी v0 के बराबर है, तो हाफ mv0 स्क्वायर नॉट स्क्वायर, हाफ mv नॉट स्क्वायर। और आपका जो गोल्ड पार्टिकल है वो स्थिर अवस्था में, तो उसकी एनर्जी किसके बराबर हो गई, काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर। तो 0 प्लस हाफ mv नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2kz स्क्वायर अपॉन x। 2kz स्क्वायर यानी कि ये कहाँ से आया हमारे पास में, f इक्वल्स टू K/Q1/Q2/r²। बिंदु A पर यहाँ से यहाँ तक की, जब अल्फा पार्टिकल आपका इस पॉइंट पर आ गया तो यहाँ गोल्ड पार्टिकल से अल्फा पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x। आपके पास में जो गोल्ड पार्टिकल है उसका चार्ज Zi
और ये ट्वाइस ई, तो आप जेड टी इंटू 2e यानी Q1 Q2 R की जगह x सब्सटीट्यूट कर दें और k की वैल्यू के रहने दें, तो ये आपके पास में क्या आ जाए ट्वाइस के जेड ई स्क्वायर अपॉन एक्स। ये तो हमारे पास में क्या हो गया कूलम एनर्जी हो गई, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि अल्फा पार्टिकल तभी आपका कैसा है मूवेबल वी वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 और 2 को आपको सोल्व करना है। इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करने के लिए अब हम क्या करें कि इसके अंदर से एम वी जीरो बी और एम वी एक्स यहाँ पर v को एलिमिनेट कर दें। v की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी एम वी जीरो बी अपॉन एम एक्स के बराबर। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या आती है बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4 के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी जीरो एक्स। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए 4 के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी जीरो स्क्वायर, ये सारे के सारे क्या हैं, ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं आपके। इन कॉन्स्टेंट को हमने एक नए कॉन्स्टेंट जैसे क्या कर दें रिप्लेस कर सब। तो ऐसी स्थिति में ये इक्वेशन क्या आ जाती है बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस जे एक्स या एक्स इंटू एक्स माइनस जे को सोल्व करने पर। अब अगेन फिगर को देखें, एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू एक्स के बराबर थी एम x इक्वल्स टू एम ए, और एम ए की वैल्यू किसके बराबर है एम ओ प्लस ओ ए। अब हमारे पास में इस हाइपरबोला की उत्केंद्रता जो है यदि स्मॉल ई से उसको रिप्रेजेंट करें तो एम ओ इक्वल्स टू किसके बराबर होगा ई इंटू ओ ए, और ई की वैल्यू किसके बराबर होती है हाइपरबोला के अंदर 1 अपॉन कोस फाई के बराबर। तो इससे ये वैल्यू हमारे पास में एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है एम ओ इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ फाई। अगेन जो हमारे पास में ट्राइंगल एम ओ बी ये आपके पास में क्या है 90 डिग्री है, तो इस ट्राइंगल में चूंकि ये आपके पास में एंगल फाई है तो ऐसी स्थिति में ये हमारे पास में क्या रिलेशन आता है एम ओ इक्वल्स टू बी अपॉन साइन फाई का, और इससे हमारे पास में इस एम ओ की वैल्यू को यहाँ रख दें तो बी अपॉन साइन फाई इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ फाई, और 1 प्लस कॉस फाई को 5/2 में यदि कन्वर्ट कर दें तो अल्टीमेटली ये x इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाता है b कॉट ऑफ 5/2 के बराबर। अब x की वैल्यू जो है x इक्वल्स टू b कॉट 5/2, इसको हम क्या कर दें इक्वेशन 5 के अंदर रख दें b स्क्वायर इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस जे। इस इक्वेशन के अंदर इस x की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करने पर और फर्दर सोल्व करने पर हमारे पास में क्या आता है j इक्वल्स टू आई पी कॉट ऑफ फाई। अब अगेन थीटा और फाई के अंदर क्या रिलेशन है देखिए, ये पूरा का पूरा 180 डिग्री का है, ये जो प्रकीर्णन कोण है वो हमारे पास में थीटा के बराबर है, ये एंगल हमारे पास में फाई है। ठीक है, अनंत स्पर्शियों के मध्य का कोण कितना लिया हमने, ये फाई के बराबर है, तो ये रिलेशन आता है थीटा प्लस 2 फाई इक्वल्स टू पाई। ठीक है, अब फाई को थीटा में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर फाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी फाई इक्वल्स टू पाई/2 माइनस थीटा/2। फाई की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दीजिएगा तो कॉट पाई/2 माइनस थीटा/2 किसके बराबर हो जाएगा टेंजेंट थीटा/2 के बराबर। अब टेन थीटा/2 के बराबर हो गया तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं j इक्वल्स टू 2b टेन थीटा अपॉन 2 या b इक्वल्स टू j अपॉन 2 कॉट थीटा अपॉन 2। ये रिलेशन जो है हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर यानी संघटन प्राचाल तथा प्रकीर्णन कोण थीटा के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जैसे जैसे थीटा के मान में क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, थीटा यदि आपका बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली कॉट थीटा क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा, तो b की वैल्यू क्या होगी कम होती चली जाएगी, और थीटा का मान क्या हो डिक्रीज हो, थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो तो कॉट की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी, तो b की वैल्यू क्या होती चली जाएगी इंक्रीज होती चली जाएगी। यानी अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि थीटा b की जो इम्पैक्ट पैरामीटर है जैसे जैसे जीरो को अप्रोच करता है थीटा की वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगी पाई को अप्रोच करेगी, या इसका रिवर्स भी कह सकते हैं कि थीटा जैसे जैसे पाई की ओर क्या कर रहा है रीच कर रहा है बी की वैल्यू जीरो की ओर रीच करेगी। ठीक है, तो आज ये हमारा जो टॉपिक था रदरफोर्ड स्कैटरिंग का, इसको कंप्लीट करने के बाद
कल का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि नाभिकीय घटक क्या हैं, कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू।